Hello students, in today's lecture number 7 for class 12 we shall discuss sharpness of resonance. Sharpness of resonance. Dear students, इससे पहले लेक्चर 6 में हमने रेजोनेंस की बात की. Resonance is a phenomena which occurs in a series LCR circuit when the inductive reactance is equal to कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का वैल्यू XC के बराबर हो जाता है तो रेजोनेंस होता है. लेकिन वो रेजोनेंस शार्प कब होगा? क्योंकि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की जरूरत है हमें क्वालिटेटिव सिग्नल प्राप्त करने के लिए. हमें जो सिग्नल रिसीव करना है वो क्वालिटेटिव सिग्नल रिसीव करना है और सिग्नल को क्वालिटेटिव बनाने के लिए रेजोनेंस शार्प होना चाहिए. सो फॉर दिस हियर वी हैव टेकन वन ग्राफ known as resonance curve. In this graph is between angular frequency and current amplitude, or we can say the maximum value of current. For three different values of resistances we have drawn this graph. Now in this graph you can see the value of resistance R3 is higher than R2, which is higher than R1. It means R1 is lowest resistance, R2 is moderate resistance and R3 is higher resistance. मैक्सिमम रेजिस्टेंस R3 है, R1 लोएस्ट है और R2 मॉडरेट है. मतलब R3 सबसे ज्यादा है, R2 उससे कम है और R1 सबसे कम है. तो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, तो सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाता है, ये हम जानते हैं. और इसी समय इसी कंडीशन के लिए रेजोनेंस अकर होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में, ये हमने जान लिया था. तो इसी ग्राफ के आधार पर अब हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिस्क्राइब करेंगे. यू सी इन दिस ग्राफ करंट एम्पलीट्यूड इन द अबव ग्राफ, द करंट एम्पलीट्यूड हैज ए पीक. पीक मतलब मैक्सिमम, ठीक है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर. तो जो पीक आ रहा है ग्राफ का, ये जो पीक है बेटा, ये कहां पर आ रहा है? ये मैक्सिमम वैल्यू करंट का किस जगह आता है? जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर के बराबर है. और इसे हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं. सो यदि इस अबव ग्राफ में हम बात करें तो करंट एम्पलीट्यूड, यानी करंट एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम करंट, हैज ए पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू रखता है. मैक्सिमम करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा कब? एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एंड फॉल्स टू जीरो. और ये जीरो हो जाएगा इन आइदर डायरेक्शंस. यानी जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर के बराबर ना होने के बजाय यदि ओमेगा आर से कुछ कम हो या ओमेगा आर से ज्यादा हो, तो दोनों ही केसेज में देखिए करंट का वैल्यू जीरो की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है. करंट का वैल्यू जीरो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो द रिजल्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉल्स टू जीरो इन आइदर डायरेक्शन. तो ओमेगा आर का वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में आप कम करोगे तो जो करंट एम्पलीट्यूड है वो जीरो की तरफ बढ़ता है, यानी जीरो हो जाता है. द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस. जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर, ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती. ओमेगा आर डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस बट द शार्पनेस ऑफ पीक डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस. देखिए दो बातें हैं. ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस फिनोमिना हो रहा है सर्किट के अंदर, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम कह सकते हैं कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है. तीनों ही केसेज में रेजिस्टेंस चाहे R1 है, R2 है या R3 है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है. लेकिन जो ये रेजोनेंस कर्व है, इसकी जो शार्पनेस है, यानी जो इसका पीक है, ये डिपेंड करता है किस पर? रेजिस्टेंस पर. लोअर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लोअर वुड बी हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लोअर वुड बी पीक एंड लोअर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हायर वुड बी पीक. यानी रेजिस्टेंस जितना कम होगा पीक उतना ही हाई होगा, और पीक जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही शार्प हो जाएगा. जैसे हायर रेजिस्टेंस है तो पीक लो होगा, रेजोनेंस उतना ही फ्लैट हो जाएगा, यानी शार्पनेस उसकी कम हो जाएगी. शार्प, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शार्पनेस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस. जो शार्पनेस है वो किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है. यहां पर आप देख सकते हैं R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के लिए देखिए
जो ग्राफ है, रेजोनेंस कर्व है, वो फ्लैट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका शार्पनेस सबसे कम है, और जिसका पीक सबसे ज्यादा आ रहा है उसका शार्पनेस सबसे ज्यादा होता है। और ये जो चौड़ाई है, इससे भी आप देख सकते हैं, ये जो चौड़ाई है जिसको हम आगे चल के बैंडविड्थ नाम देंगे, इस कर्व की जो चौड़ाई है इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। बैंडविड्थ जिसकी जितनी कम होगी वो रेजोनेंस कर्व उतना ही ज्यादा शार्प होगा, क्योंकि इसकी देखिए बैंडविड्थ ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है, तो बैंडविड्थ जितनी कम होगी रेजोनेंस उतना ही शार्प हो जाएगा। यानी रेजिस्टेंस जितना कम होगा, रेजिस्टेंस शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए, हमने ये तो पता कर लिया कि शार्पनेस के लिए रेजिस्टेंस का कम होना जरूरी है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो ग्राफ जो होगा, रेजोनेंस कर्व जो होगा वो शार्प होगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में आपको हाई पीक मिलेगा। सीरीज एलसीआर सर्किट के केस में यदि हम बात करें, रेजोनेंस एडमिट्स मैक्सिमम करंट, रेजोनेंस एडमिट्स मैक्सिमम करंट। सीरीज एलसीआर सर्किट में, सीरीज एलसीआर सर्किट की यदि हम बात करें तो रेजोनेंस पर, एट रेजोनेंस एडमिट्स मैक्सिमम करंट। जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस के समय मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होता है, और मैक्सिमम करंट मतलब रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर जो करंट का वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है। इसका मतलब जो सीरीज एलसीआर सर्किट है, रेजोनेंस के समय मैक्सिमम करंट को एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए इस सीरीज एलसीआर सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सेप्टर सर्किट के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से एक्सेप्टर सर्किट कह दो या सेलेक्टर सर्किट भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेलेक्टर सर्किट भी कह सकते हो। एक्सेप्टर सर्किट कहो, मैं यहां लिख देता हूं, एक्सेप्टर सर्किट कहो, एक्सेप्टर सर्किट कह दो, एक्सेप्टर, या फिर क्या कह दो, सेलेक्टर, ठीक है, सेलेक्टर, सेलेक्टर कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट एक्सेप्टर या सेलेक्टर सर्किट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है तो उसमें करंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट को ये एडमिट करता है, इसलिए इसे हम एक्सेप्टर या सेलेक्टर सर्किट कहते हैं। क्यों सेलेक्टर क्यों कहा? एक्सेप्टर तो ठीक है कि एडमिट कर रहा है करंट को, इसलिए एक्सेप्टर कह दिया। सेलेक्टर इसलिए कहा क्योंकि उस समय इसको रेजोनेंस फिनोमिना को यूज कर सकते हैं ट्यून करने के लिए। किसे ट्यून करने के लिए? डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने के लिए। ट्यून करने का मतलब रिसीव करने के लिए। डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी यदि आपको रिसीव करनी है, यानी अनवांटेड सिग्नल्स को यदि आप रिमूव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फिल्टर अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को यदि आप रिमूव कर दें, क्योंकि जब भी सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है तो उस ओरिजिनल सिग्नल में नॉइज मिक्स हो जाती है। नॉइज को हम क्या कहते हैं बेटा? अनवांटेड सिग्नल कहते हैं, यानी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो यदि आपको ओरिजिनल या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी प्राप्त करना है तो आपको सर्किट को क्या करना पड़ेगा? ट्यून करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी सुनने को मिले और जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप फिल्टर कर दें। दे आर यूज्ड इन ट्रांसमीटर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ट्यूनिंग का, ये ट्रांसमीटर में यूज होता है और रिसीवर में यूज होता है। किसके ट्रांसमीटर और रिसीवर में? रेडियो का जो एंटीना होता है, टेलीविजन का या टेलीफोन का, उसके जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं उसमें हम एलसीआर सर्किट का यूज करते हैं टू ट्यून ए पर्टिकुलर चैनल। एक पर्टिकुलर चैनल को सुनने के लिए, ट्यून करने के लिए हम सीरीज एलसीआर सर्किट को सेलेक्टर सर्किट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। एक ये बात। एक दूसरी बात, रेजोनेंस इज नॉट ऑब्टेन्ड इन ए आरएल और आरसी सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर जुड़ा है उसे आरएल सर्किट कहते हैं। एक ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर जुड़ा है उसे हम आरसी सर्किट कहते हैं। तो रेजोनेंस किस केस में नहीं होगा? आरएल और आरसी सर्किट में रेजोनेंस ऑब्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेजोनेंस प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन होती है? रेजोनेंस यदि आपको चाहिए तो एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर होना चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। लेकिन यदि एल और सी दोनों होंगे ही नहीं सर्किट में तो रेजोनेंस कैसे होगा? अब देखिए, आरएल में एल तो है लेकिन सी नहीं है, इसलिए रेजोनेंस नहीं हो सकता, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आरसी में एल नहीं है, सी तो है लेकिन एल नहीं है, तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आरएल और आरसी सर्किट में रेजोनेंस नहीं हो सकता, ठीक है। केवल उसी सर्किट में रेजोनेंस होगा जिसमें एल और सी दोनों होंगे, क्योंकि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा एल और सी के अक्रॉस, भाई एल और सी सर्किट में ही रेजोनेंस क्यों होता है?
इसका भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि केवल जो रेजोनेंस है वो एलसी सर्किट में ही क्यों होता है, यानी एल और सी में ही क्यों होता है। क्योंकि जो एल और सी के अक्रॉस वोल्टेज होगा ना बेटा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्योंकि एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि एल के अक्रॉस जो वोल्टेज है एलसीआर सर्किट की, यदि मैं बात करूं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने ये बात की थी। ये देखिए, ये सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने बात की थी। ये देखिए, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज देखिए इधर है और कैपेसिटर के अक्रॉस नीचे की तरफ है। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बीएल और वीसी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं अपोजिट होने के कारण। सो वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी कैंसिल ईच अदर बीइंग आउट ऑफ फेज, क्योंकि आउट ऑफ फेज होते हैं, है या नहीं भाई। VL ऊपर की तरफ है और VC नीचे की तरफ है, तो जो फेज डिफरेंस है 180 हो गया, यानी आउट ऑफ फेज हो गए ये। आउट ऑफ फेज होने का मतलब है कि VL और VC एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो करंट होगा सर्किट के अंदर वो मैक्सिमम हो जाएगा, जिसे आप करंट एम्पलीट्यूड कहेंगे। और करंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, IM, मैक्सिमम करंट, और करंट एम्पलीट्यूड वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम AC वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R, द टोटल सोर्स वोल्टेज। अब जब XL का वैल्यू XC के बराबर होगा LC सर्किट में, जब XL बराबर XC हो जाएगा बेटा, जब इसमें XL बराबर XC हो जाएगा, यानी इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये सोर्स से जो भी वोल्टेज आएगा, वो पूरा की पूरा वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, रजिस्टर के अक्रॉस होगा। और रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा तो ये सर्किट अब सीरीज एलसीआर सर्किट ना होने के बजाय प्योरली रजिस्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। और प्योरली रजिस्टिव सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, इसलिए सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, यानी रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात करते हैं। अच्छा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिसाइड करने में एक क्वालिटी फैक्टर नाम का फैक्टर है, जो कि एक न्यूमेरिकल नंबर है जिसकी वैल्यू 10 to 100 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज हैं तो उस केस में 100 से भी ज्यादा हो सकता है क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू। तो क्यू फैक्टर भी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के लिए जिम्मेदार है। क्यू फैक्टर जितना ज्यादा होगा, क्यू फैक्टर का मतलब, क्यू का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा तो रेजोनेंस कर्व उतना ही शार्प होगा। क्योंकि क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो सर ये जो कर्व है इसकी बैंडविड्थ कम होगी, और बैंडविड्थ कम होगी तो पीक ज्यादा होगा, पीक हाई होगा, इसका मतलब रेजोनेंस शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो उसी क्वालिटी फैक्टर की हम आगे बात करेंगे। क्वालिटी फैक्टर देखिए, द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जो शार्पनेस है रेजोनेंस का, वो किससे हम मेजर करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। एक तो मैंने अभी बात बताई आपको, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा शार्प होगा रेजोनेंस कर्व। दूसरा फैक्टर मैं बता रहा हूं आपको, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो रेजोनेंस कर्व उतना ही ज्यादा शार्प होगा। हाई क्वालिटी फैक्टर हाई रेजोनेंस, यानी मोर शार्प। लो क्वालिटी फैक्टर मतलब लो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को यदि हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो क्वालिटी फैक्टर जो है रेशो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस एंड और वी कैन से कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द रेजिस्टेंस। यहां तो आप लिख सकते हो XL अपॉन R। XL को आप जानते हो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, XL का वैल्यू आप जानते हो ओमेगा L होता है, XL का वैल्यू। ठीक है, और XC का वैल्यू भी आप जानते हो 1 अपॉन ओमेगा C होता है। XL को आप इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हो, XC को आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हो। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो क्वालिटी फैक्टर होता है, या फिर कह सकते हो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। अब देखिए, ये सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है। ऊपर क्या है, रिएक्टेंस, वो भी बेसिकली क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये सेम क्वांटिटीज का फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, इसलिए इस क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती इसकी, कोई यूनिट नहीं होगी। और जब यूनिट नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसी XL अपॉन R को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ओमेगा L अपॉन R, XL की जगह ओमेगा L, और XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा C, तो 1 अपॉन ओमेगा CR, इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखिए, क्वालिटी फैक्टर में ऑल्सो भी डिफाइंड एज, दूसरा तरीका और भी है क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R, और डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में
जो फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, जैसे ये कर्व है, इस कर्व में देखिए आप, इस कर्व में ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में ये दो फ्रीक्वेंसीज लिए हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ ओमेगा 1 लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी कहलाता है बेटा, और ओमेगा 2 अपर बैंड फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, और ओमेगा 2 अपर बैंड फ्रीक्वेंसी है। इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं, क्योंकि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसीज पर जो पावर है सर्किट का वो हाफ रह जाता है, यानी आधा हो जाता है, इसलिए इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। इसके अलावा और क्या नाम है इसका, है लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, और ये ओमेगा 2 क्या है, अपर बैंड फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, देखिए ओमेगा 1 का मतलब 0 से ये ओमेगा 1 यहां से यहां तक का वैल्यू है, और ओमेगा 2 का मतलब 0 से ओमेगा 2, 0 से ओमेगा 2 तक का वैल्यू है, और ओमेगा आर का मतलब 0 से ओमेगा आर यहां तक का वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हुई ये डेल्टा ओमेगा हुई। ठीक है, वैसे ही ये वैल्यू क्या हुई, डेल्टा ओमेगा हुई, यानी टोटल यहां से यहां तक 2 डेल्टा ओमेगा हुआ। इसे कहते हैं हम बैंड विड्थ। क्या कहते हैं, बैंड विड्थ। और यही बैंड विड्थ 2 डेल्टा ओमेगा किसके बराबर है, यदि ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 माइनस कर दोगे तो 2 डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, यानी डिफरेंस ऑफ आइदर फ्रीक्वेंसीज। ओमेगा आर के दोनों तरफ जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। इसलिए क्वालिटी फैक्टर को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे, क्वालिटी फैक्टर में ऑल्सो भी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। दोनों साइड, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड में जो दो फ्रीक्वेंसीज लिए हैं उनका डिफरेंस, और ओमेगा आर ऊपर, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो कि दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है, इनका रेशो जो है वो क्या कहलाएगा, क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा। कब, सच इस तरीके से ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो दोनों साइड में आपने लिए हैं ओमेगा आर के, इस तरीके से लेनी है कि जो करंट एम्पलीट्यूड है इन फ्रीक्वेंसीज पर, यानी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर करंट का वैल्यू देखिए, ओमेगा 1 की बात करूं तो करंट का वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आई एम का 1/√2 हो रहा है। ओमेगा 2 की बात करूं तो ओमेगा 2 पर भी करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम करंट आई एम का 1/√2 आ रहा है। यानी ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो कि जिन फ्रीक्वेंसीज पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, या क्या कहते हैं, लोअर बैंड और अपर बैंड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। सो at each frequency the current amplitude becomes 1/√2 times its maximum value. These frequencies at which current becomes 1/√2 times maximum value are called lower band frequency. लेफ्ट साइड ऑफ ओमेगा आर में जो है वो लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अपर बैंड फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि राइट साइड ऑफ ओमेगा आर होती है। दीज फ्रीक्वेंसीज आर ऑल्सो कॉल्ड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इनको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं, बिकॉज एट दीज फ्रीक्वेंसीज पावर इज हाफ, पावर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। द डिफरेंस ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, बैंडविड्थ। किसका, रेजोनेंस कर्व का। और ये बैंडविड्थ जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसलिए क्वालिटी फैक्टर को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये हो गई बैंडविड्थ, या फिर कहें डिफरेंस ऑफ अपर बैंड फ्रीक्वेंसी एंड लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को 2 डेल्टा ओमेगा लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ओमेगा 1 को हम लेते हैं जनरली, ओमेगा 1 को हम लेते हैं ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ठीक है, और ओमेगा 2 को हम लेते हैं ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 डेल्टा ओमेगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं अप्रोक्सीमेट, माइनस वाले साइन को अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। इसका मतलब ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 भी लिखा जा सकता है, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 भी लिखा जा सकता है। किसको, 2 डेल्टा ओमेगा, जो कि क्या है, बैंडविड्थ है, ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन के बारे में हमने जाना। अब हम आगे देख लेते हैं कि ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि ओमेगा 1 इज लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी which is equal to omega r minus delta omega. Omega 2 is upper band frequency which is equal to omega r plus delta omega, ये बता दिया। बैंड विड्थ इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। फॉर हायर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, हायर शार्पनेस के लिए क्वालिटी फैक्टर हाई होना चाहिए, और क्वालिटी फैक्टर हाई होने के लिए बैंड विड्थ स्मॉल होना चाहिए,
ठीक है। और हायर शार्पनेस हमें क्यों चाहिए? क्वालिटेटिव सिग्नल के लिए। ये पूरी जो कहानी रची जा रही है रेजोनेंस कर्व की, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की जो पूरी कहानी हम बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? कि जिससे कि हमारे पास सिग्नल जो रिसीव हो रहा है या ट्रांसमिट हो रहा है वो क्वालिटी के साथ रिसीव या ट्रांसमिट हो। तो क्वालिटेटिव सिग्नल प्राप्त करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए, भेजने के लिए हमें देखना होगा कि रेजोनेंस कर्व का शार्पनेस हाई हो। और रेजोनेंस कर्व जितना ज्यादा शार्प होगा, कब शार्प होगा रेजोनेंस कर्व? जब उसका क्वालिटी फैक्टर हाई होगा। और क्वालिटी फैक्टर कब हाई होगा? जब उसकी बैंडविड्थ कम होगी। मैंने आपको ये भी ऑलरेडी बताया कि क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू 10 to 100 कुछ भी हो सकता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इट इज जस्ट ए नंबर। क्वालिटी फैक्टर इज जस्ट ए नंबर। ये पॉइंट ऐड कर सकते हो आप क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन में। क्वालिटी फैक्टर एक नंबर है जिसकी वैल्यू 10 to 100 हो सकती है और 100 से ज्यादा भी हो सकती है। किसके लिए? वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। यदि हम बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो उनके लिए क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू जो है 100 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया रेजोनेंस को शार्प बनाने के लिए। और रेजोनेंस को शार्प हम क्यों बनाना चाहते हैं? जिससे कि हमें क्वालिटेटिव सिग्नल मिले। अब हम क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, उसे डिराइव करेंगे क्योंकि ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रूफ ऑफ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है। इसके लिए हमें ये रेजोनेंस कर्व की सहायता लेनी पड़ेगी। ये एक रेजोनेंस कर्व है जो कि करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच है। ये रेजोनेंस कर्व आ गया। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आर। ये ओमेगा, और जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा आर के बराबर है तो सर्किट में रेजोनेंस होता है, यानी करंट मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम करंट वीएम अपॉन आर के बराबर होता है। अब ये दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। ये वो पॉइंट है जहां पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 हो जाता है। यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर पावर हाफ हो जाती है। यहाँ इस जगह पावर अपनी वैल्यू का आधा रह जाती है, इस जगह। ठीक है। तो इनको ओमेगा 1 या ओमेगा 2 को हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर हाफ रह जाती है। या फिर हम ओमेगा 1 को लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी और ओमेगा 2 को अपर बैंड फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। ओमेगा 2 और ओमेगा 1, ये देखिए यहां से यहां तक तो ओमेगा 1 है और यहां से यहां तक ओमेगा 2 है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हो गया और यही क्या होगा? 2 डेल्टा ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा 1 की वैल्यू हम जनरली क्या लेते हैं? ओमेगा 1 की जो वैल्यू हम लेते हैं, ओमेगा 1 यहां लिख लेते हैं सेंस ओमेगा 1 मैंने आपको बताया ओमेगा आर ओमेगा 1 ये है और ये डेल्टा ओमेगा है। ठीक है। ये ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 1 यानी ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा हटा दें तो ओमेगा 1 आ जाएगा। ओमेगा आर में से डेल्टा ओमेगा हटा दो। ठीक है। ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। और ओमेगा 2 क्या होगा? ओमेगा 2 अप्रोक्सीमेटली ओमेगा आर, देखो ये ओमेगा 2 है यहां से यहां तक, तो ओमेगा आर तो यहां तक हो गया और ये क्या हो गया? डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ओमेगा 2 को आप ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा माने और ओमेगा 1 को ये माने। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ओमेगा 1 को यही लेना है और ओमेगा 2 को ये लेना है। हमने ओमेगा 2 को अपर बैंड लिया है और ओमेगा 1 को लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी लिया है। आप चाहें तो ओमेगा 1 को अपर बैंड फ्रीक्वेंसी मानिए तो उस केस में प्लस डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। अभी ये ओमेगा 1 लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 2 अपर बैंड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो यदि आप इसको अपर बैंड फ्रीक्वेंसी मानोगे तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा और इसको यदि आप लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी मानोगे तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। सीधी सी बात है। तो उसमें कोई कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। चलिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे। अब इसका डेरिवेशन करना है हमें कि कैसे ये क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन आया। देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जब रेजोनेंस होता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कितना होता है? सिंस एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है? IM, ध्यान करो हमने डिराइव किया हुआ है ये, इज इक्वल टू VM अपॉन √R² प्लस XL मतलब ओमेगा L माइनस XC मतलब 1/ωc होल स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है फॉर्मूला। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और ये आई एम मैक्सिमम हो जाएगा, आई एम मैक्सिमम हो जाएगा कब, आई एम मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब एक्सएल का वैल्यू एक्ससी के बराबर हो। तो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस जब होगा, रेजोनेंस जब होगा तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। तो उस केस में जो आई एम है ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये आई एम क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, तो ये 0 हो जाएगा, और बी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर है तो आर आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा, बी एम अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बी एम अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, ये रेजोनेंस की बात हो गई, यानी जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर हो, तो ये कंडीशन हो गई, आई एम मैक्सिमम इतना आ गया। लेकिन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर आई एम क्या है, आई एम मैक्सिमम जो है आई एम अपॉन रूट 2 है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर यदि हम बात करें, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, सॉल्व करें, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या लिखा जा सकता है कि जो आई एम मैक्सिमम है, आई एम मैक्सिमम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की यदि हम बात करें, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर आई एम मैक्सिमम आई एम का 1/√2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/√2। और आई एम आप जानते हो बी एम अपॉन आर है, तो बी एम अपॉन आर यानी ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको ये मैं यदि आई एम मैक्सिमम इस तरीके से मानूं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, और इक्वेशन 1 हमने ऑलरेडी डिराइव, सॉरी ये इक्वेशन 2 डिराइव किया है हमने, इसको इक्वेशन 2 मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको एज इट इज रख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक है, और इक्वेशन 2 हमारा ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, आई एम मैक्सिमम, आई एम मैक्सिमम। ठीक है, आई एम मैक्सिमम, इसको भी आप लिख सकते हो आई एम मैक्सिमम। ठीक है, आई एम मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस, तो ये आई एम मैक्सिमम ये वी एम अपॉन आर, और इसको बाद में लिख दिया हमने आई एम मैक्सिमम आई एम अपॉन √2। दूसरे तरीके से आई एम मैक्सिमम माना, सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी में राइट क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है आई एम की जगह क्या लिखेंगे बेटा, आई एम की जगह वी एम अपॉन आर √2। मैंने क्या किया, आई एम मैक्सिमम का वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा करके इक्वेशन 1 में यहाँ रख दिया। ठीक है, सिंपली यही कर रहा हूँ। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है आपका वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लें, वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखिए वी एम से वी एम कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, इज इक्वल टू √2r या r√2 कुछ भी लिख दीजिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाना है। आप फिर ये सॉल्व करो तो आप ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इधर चला जाएगा तो आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका स्क्वायर हटा दें दोनों तरफ, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर आ जाएगा, प्लस माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम मान लें 4 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, यदि हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज लें, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 4 नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, तो ओमेगा 1 रखो, ओमेगा 1 एल
मैं ओमेगा की जगह ओमेगा 1 रख रहा हूँ, तो इसको ये लिख देता हूँ, ठीक है, इसको ये लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, चलिए। और फॉर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, यदि मैं पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आर, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर के लिए, और ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आर के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 में नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आर के लिए लिख रहा हूँ, और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ आर के लिए ओमेगा की जगह ओमेगा 2 लिखो यहाँ, तो ओमेगा 2l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2c इज इक्वल टू प्लस आर, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जरा, यहाँ पर इन इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो पहले तो आप चाहें तो ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, ऐड कर दीजिए, पहले ऐड कर दें तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एयर इस ऐड होगा, और कॉमन क्या आ जाएगा, एल माइनस 1 अपॉन सी कॉमन आएगा, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2। क्लियर है, इसको और इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, आर माइनस आर, ठीक है, 0 हो जाएगा ऐड करने पर। और यहाँ से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन सी, और एलसीएम क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2, और यहाँ ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ये ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 कॉमन आ रहा है, कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस सी 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो कॉमन आया वो 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है, ये लिखना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 अपॉन एल सी। इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या है। ओमेगा 1 का वैल्यू क्या है, सिंस ओमेगा 1 इज इक्वल टू हमने लिया ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 2 लिया हमने ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, इसको क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अब सिंस डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा आर, तो उस केस में देयरफॉर ओमेगा 1 ओमेगा 2 बैंड विड्थ काफी कम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। डेल्टा ओमेगा का वैल्यू काफी कम है या नहीं, देखिए देख लेते हैं कम है या नहीं। आप कहेंगे सर कैसे कम है, देखो ग्राफ बता देता हूं मैं। जस्ट ए मिनट, ये देखिए इसमें इस ग्राफ में यदि आप बात करो रेजोनेंस, ये रहा, इस ग्राफ में बात करो ओमेगा 1, ये देखिए ओमेगा आर यहाँ से 0 से लेकर के ओमेगा आर 0 से लेकर के यहाँ तक है, और डेल्टा ओमेगा ये है, तो डेल्टा ओमेगा ओमेगा आर की तुलना में काफी कम है, ठीक है। तो कम है तो इसको ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा को ओमेगा आर लिखेंगे, और ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा को भी ओमेगा आर लिखेंगे। जब ऐसा है तो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा बराबर हो जाएगा ओमेगा आर के, और ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा भी क्या लिखा जाएगा, ओमेगा आर, तो ये आ जाएगा, यानी ये किसके बराबर आ गया, ओमेगा आर स्क्वायर। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह ये रख दो इसमें, ठीक है। कौन सी इक्वेशन में रखना है, ये इक्वेशन थी हमारी इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इक्वेशन 5 मान लीजिए इसको। ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 किसके बराबर आ रहा है, ओमेगा आर स्क्वायर। तो नाउ ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये आ गया, ये इक्वेशन 6 है। यूजिंग इक्वेशन 6 इक्वेशन 5
मे बी री रिटेन एज ओमेगा 1 ओमेगा 2 की जगह ओमेगा आर स्क्वायर और 1/LC, यानी ओमेगा आर का वैल्यू क्या आ गया बेटा 1/√LC। ये ध्यान रखिएगा। एक ये निकल के आ गया जब हमने ऐड किया, ठीक है, जब हमने ऐड किया किसको ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को, यानी इक्वेशन 3 और 4 को जब ऐड किया, ठीक है। अब हम क्या करें, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। नाउ subtracting equation 3 from equation 4, we have इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन 4 में से, तो ओमेगा 2L माइनस 1/2 ओमेगा 2C, ये तो इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड है, और इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड है ओमेगा 1L माइनस ओमेगा 1C, और राइट साइड है इक्वेशन 4 का R, और लेफ्ट साइड है इक्वेशन 3 का ये। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1L इसका, और इसमें से L कॉमन लिया तो ये लिखा जा सकता है माइनस इसमें से और इसमें से माइनस 1/C कॉमन लो, माइनस 1/C कॉमन लेंगे तो 1/ओमेगा 2 ये आएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1/ओमेगा 1 ये आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इस तरीके से आएगा, इज इक्वल टू 2R हो गया, ठीक है। और सॉल्व करो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, इंटू L, और इसमें क्या करो आप माइनस 1/C ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना आ गया 2R के बराबर आ गया। लेकिन ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, ये है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले दो तो सेम हो जाएंगे, फिर ये माइनस कॉमन लो तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां लिखा जा सकेगा उस केस में इतना, ठीक है 2R। अब यहां पर देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कॉमन आ गया, L प्लस 1/C और 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, किसकी ओमेगा 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो देखिए 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वेशन 5 से आ जाएगा ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये है, तो 1/, में क्या आएगा LC के बराबर आ जाएगा भाई। इसी से आप 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये वैल्यू निकालोगे तो LC के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो LC लिखा जा सकता है इसकी जगह, ठीक है। तो देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस 1/C, और इसकी जगह LC लिखा 2R, C से C कैंसिल हुआ, L प्लस L 2L हो जाएगा, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 2R/2L, ये 2L को मैं 2R के नीचे ले जाऊं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आ गया R/L के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 8 मान ली, ठीक है। ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ही क्या है बैंडविड्थ है, यही तो बैंडविड्थ है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यही क्या है बेटा बैंडविड्थ है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है या नहीं, ठीक है। अब ये बैंडविड्थ है तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो निकाला जा सकता है। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर Q, जिसको हम क्या लिखते थे ओमेगा R/2 डेल्टा ओमेगा ये लिखते थे, ठीक है। तो 2 डेल्टा ओमेगा की जगह क्या है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये ओमेगा R है बेटा, ओमेगा R है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है L/R है, ठीक है, R/L है शायद, देखो R/L है, तो यहां पर लिखो
ये आर अपॉन एल। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है? आर अपॉन एल। तो एल ऊपर जाएगा तो ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर। ये क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन आ गया, एक नया रिलेशन और आ गया क्वालिटी फैक्टर का। अब इसी को ही तो एक्सएल लिख सकते हैं, तो एक्सएल अपॉन आर आ गया, एक्सएल अपॉन आर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वालिटी फैक्टर डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको इक्वेशन नंबर आप नाम दे दो 9। ये आपका हो गया इक्वेशन 9। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वालिटी फैक्टर को, क्यू फैक्टर। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा शार्पनेस होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या आया आपका? ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अब ऊपर नीचे में आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ? आई आर एम एस। तो बताओ ये ऊपर क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू ये आई, ये ओमेगा आर एल तो एक्सएल हो गया, और आई आर एम एस। अब समझ में आ गया। और नीचे नीचे आई इंटू एक्सएल हो गया ना, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर हो गया। और ये बी आपका वी आर हो गया, ये आपका वी आर हो गया नीचे। और ऊपर कौन है? वी एल है। और नीचे कौन है? वी आर है। ये वी एल है ना, तो क्वालिटी फैक्टर को आप क्या लिख सकते हो? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अप्लाइड वोल्टेज। इसे हम वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इस रेशो को ये जो रेशो है ना बेटा, ये रेशो वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी कहलाता है। कई बार अलग अलग टर्म आ जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका आ गया क्या? क्वालिटी फैक्टर। अब आप कहेंगे सर इसको हमें सी की टर्म में निकालना है। किसकी टर्म में निकालना है? सी की टर्म में। देखो एक्स सी अपॉन आर भी था ना, ये तो वी एल अपॉन वी आर आ गया। ठीक है, या फिर कह सकते हो वी एक्स एल अपॉन आर आ गया। यहाँ से एक्स एल अपॉन आर आ जाएगा ना, ये एक्स एल है और ये आर। ठीक है ना। अब सिंस ओमेगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी होता है, तो ओमेगा आर की वैल्यू रख दो। देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? ओमेगा आर की वैल्यू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा आर की जगह भाई, ओमेगा आर की जगह 1 अपॉन एल सी इंटू एल और अपॉन में आर। तो ये क्या आ गया? क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर सी। ये आ जाएगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर है, तो 1। हाँ, ये ओमेगा आर स्क्वायर है, ओमेगा आर की रखोगे तो रूट ऑफ एल सी आएगा। तो ये क्या आ जाएगा? फिर ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन आर और रूट ऑफ एल अपॉन सी। ये हो जाएगा रूट ऑफ एल अपॉन सी। ये क्यू का वैल्यू आएगा 1 अपॉन आर रूट ऑफ एल अपॉन सी। ठीक है, ऐसे लिख दो, या फिर लिख दो ओमेगा आर स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो सी आर। क्योंकि एल का वैल्यू देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस एल इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओमेगा आर स्क्वायर सी। तो क्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ओमेगा आर सी। नहीं, ओमेगा आर की जगह तो इसमें रख रहा हूं बेटा, इसमें रख रहा हूं ओमेगा आर की जगह ओमेगा आर। एल की जगह वैल्यू रखो, 1 अपॉन ओमेगा आर स्क्वायर सी। और नीचे कौन है? आर। तो आप देखो ओमेगा आर से ओमेगा आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? 1 अपॉन ओमेगा आर सी। ये भी फॉर्मूला एक बन गया क्वालिटी फैक्टर का। तो कई सारे फॉर्मूले निकाल लिए हमने क्वालिटी फैक्टर के। ठीक है, एक फॉर्मूला और ध्यान रख लीजिए लास्ट में क्वालिटी फैक्टर का। ये डेरिवेशन तो हो ही गया क्वालिटी फैक्टर का। एक फॉर्मूला और ध्यान रखिए, 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड बाय एल और सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस आर, ये भी कहते हैं। ठीक है,
एल और सी के अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड या डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस आर, ये भी फॉर्मूला होता है। तो ये क्वालिटी फैक्टर की बात हुई बेटा। क्वालिटी फैक्टर को हमने इस लेक्चर में प्रूव किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा से देखिएगा, समझिएगा। तो आज हमने शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बात की कि क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। थैंक यू वेरी मच।